ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें उल्लिखित घटनाएं, पात्र और स्थान वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। यदि इस कहानी में किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, से मिलती जुलती स्थिति प्रतीत होती है तो वह पूरी तरह संयोग मात्र है। लेखक का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह को आहत करना नहीं है। क्या बात है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार? कहानी पसंद नहीं आ रही है क्या? या फिर मुझे YouTube से निकालने का सोच लिया है? क्योंकि जैसे व्यूज़ और आप लोगों का रिस्पॉन्स दिख रहा है, लग तो यही रहा है कि जल्द ही वीडियो बंद करना होगा, क्योंकि ना लाइक, कमेंट और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो। बिल्कुल ही डिमोटिवेट कर दिया है आप लोगों ने। अब आगे, 90 के दशक में जो औरतें महफिल में नाचती थी ना, उन्हें समाज में सबसे लोअर ग्रेड्स की औरतें माना जाता था। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम सिर्फ लोअर ग्रेड की सिंगर थी जो हाई सोसाइटी के लोगों की पार्टी में गाना गाती थी, बिल्कुल एक जोकर की तरह। तुम सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए दूसरों से लड़ती थी। तुम्हारा सबसे बड़ा सपना सिर्फ ये था कि तुम्हारे पास खाने और पहनने के लिए कम से कम पैसे हों। मुझे तुम्हारी आवाज़ पसंद थी और तुम हो ही बहुत मीठी मीठी बातें करके लोगों को फंसाने वाली। तुम हमेशा मुझे अपनी बड़ी बहन कहती थी। तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हारा पिता जुआ खेलता है, जिस वजह से उसने तुम्हारा घर और जो तुम कमाती थी सब छीन लेता है। वो तुम्हें मारता था, आखिर में उसने तुम्हें बेच दिया था। तब मुझे तुम पर दया आ गई और मैंने तुम्हें अपनी बहन मान लिया। तब से मैं तुम्हें हर हफ्ते 1000 रुपये देती थी। उस समय में 1000 रुपये एक आम आदमी के महीने भर के खर्च के लिए काफ़ी थे। तुम खुद से पूछो कि क्या मेरे पैसे देने के बाद तुम्हें कभी खाने पीने और कपड़ों की दिक्कत हुई थी? क्या मेरे आने के बाद कभी तुम्हें तंग किया गया है? मैंने तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की, फिर तुमने इधर उधर की बातें की और मुझे बताया कि कई लोग तुम्हें परेशान करते हैं और तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें तुरंत अपने एक और अच्छे दोस्त से कहा कि वो तुम्हें मेन रोल में ले। तुम्हारे पास हुनर था और तुम कड़ी मेहनत करने को तैयार थी। फिर तुमने 1 साल के अंदर ही शोहरत हासिल कर ली। बाद में तुम्हें मेरे घर आना अच्छा लगने लगा। तुम तारीफ में मुझसे कहती कि तुमने कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलवाया। मुझे कभी भी तुम पर और मेरे हस्बैंड पर शक नहीं हुआ। कभी कभी तुम्हें देर रात तक किसी सोशल पार्टी में जाना पड़ता था और तुम्हें कोई राइड नहीं मिल पाती थी। तुम अकेले घर जाने से डरती थी। मैंने तुम्हें घर ले जाने के लिए अपने हस्बैंड को भी भेजती थी। मुझे पता भी नहीं चला, वो तुम्हें 20 साल तक घर ले जाते रहे। 22 साल से हम एक दूसरे को बहन कहते आ रहे थे। जब तुम अलका से प्रेग्नेंट थी तो कोई भी उसके पिता के बारे में पता नहीं था। मैंने भी अभी अभी फलक को जन्म दिया था। तुम अपनी प्रेगनेंसी को एक्सपोज नहीं कर सकती थी क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी थी। 10 महीनों तक मैंने अपने हस्बैंड को तुम्हारी देखभाल करने दिया और फिर तुमने अलका को जन्म दिया और मैंने उसे अपनी बेटी की तरह माना, जबकि फलक ने भी अलका को अपनी बहन की तरह माना। लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया? तुमने हमारे साथ कैसा बिहेवियर किया? श्रुति, भगवान तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। हर बार जब मैं उन गंदी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जो तुमने पिछले 20 सालों में मेरे साथ की हैं। फिर तुमने अपनी बेटी को मुझे धमकाने के लिए भेज दिया। मैं बेहद बेवकूफ़ महसूस करती हूँ। तुमने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे एहसानों का। श्रुति, ये बोलकर पल्लवी के आंखों से आंसू बहने लगे। अतीत को याद करते हुए उसे अपने हस्बैंड जगदीश की बेवफाई से नफरत थी, उसे श्रुति के विश्वासघात से नफरत थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा नफरत उसकी बेवकूफ़ी से थी। उसे नहीं पता था कि वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। उसने खुद का घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया था। उसे खुद से ही बहुत नफरत थी। उसने खुद को इस हालत में खड़ा कर दिया था। पिछले 3 सालों से वो बीमारी से परेशान थी और वो हमेशा खुद को मारना चाहती थी। अगर फलक न होती तो वो जीना नहीं चाहती। वहां मौजूद सारे रिपोर्टर चुप थे। हर किसी को पल्लवी पर दया आ रही थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में आ गई और 20 साल तक उससे यही बात छिपी रही। पल्लवी ने अपने हस्बैंड की मिस्ट्रेस की बेटी को अपनी बेटी मानकर पाला। फिर अंत में मिस्ट्रेस ने उसे किनारे कर दिया और उसकी जगह ले ली। अगर ऐसी कोई भी बात किसी औरत के साथ हुई होती तो उसका दिल टूट जाता। फलक ने श्रुति को घूर कर देखा जबकि उसकी माँ बोल रही थी। श्रुति की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। इतने सालों के बाद जब श्रुति ने ये सब सुना तो उसके चेहरे पर केवल जलन की झलक थी। श्रुति हमेशा सोचती थी कि आखिर वो इतनी तकलीफ भरी जिंदगी क्यों जी रही है जबकि बाकी लोग अमीर और पावरफुल परिवार में शादी कर सकते हैं। आखिरकार वो भी एक औरत थी। वो अपना पूरी जिंदगी किसी के दान पर नहीं गुजार सकती थी ना।
वो हाई क्लास की बनना चाहती थी। दीदी, हालांकि वहां पर मौजूद हर कोई पल्लवी की तरफ थे, लेकिन श्रुति ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, दीदी, मुझे हमेशा याद है कि आपने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था। मैं बचपन से ही गरीब थी और मैंने आपकी मदद और दान स्वीकार किया। मैं इनकार नहीं कर सकती। हे, तुम किस बात पर इनकार नहीं करना चाहती हो? फलक ने मुस्कुराते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। श्रुति आंटी, यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर मौजूद हैं। हम आपको समझाने का समय देंगे। मुझे समझाओ। 20 साल पहले क्या आपने मेरी माँ के पैसे एक्सेप्ट नहीं किए थे? या मेरी माँ ने आपको फेम दिलाने में मदद करने के लिए पैसे खर्च नहीं किए थे? या आप ये कहने की कोशिश कर रही हो कि आपका मेरे पापा से कोई लेना देना नहीं था? अगर श्रुति फलक के सामने मजाक करना और मूर्ख बनना चाहती थी तो उसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहिए। श्रुति नुकसान में थी। वो आमतौर से अमीरों की आम नफरत का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि फलक इतनी मुंहफट होगी और उसका इस तरह से विरोध करेगी। श्रुति आंटी, चूंकि आप हमें समझा नहीं पा रही हैं तो बताइए कि मेरी माँ ने आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया? लेकिन आपने मिसेज मिश्रा बनने के बाद मुझे मिश्रा परिवार के घर में एंटर करने से मना क्यों किया? जब आप गरीब थी तो मेरी माँ आपको हर हफ्ते 1000 रुपये देती थी, लेकिन जब मेरी माँ को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसे की ज़रूरत थी तो आप हमें कुछ भी नहीं देना चाहती थी। रिपोर्टर आपस में बात करने लगे। श्रुति की तरफ देखने का उनका नजरिया पल भर में खराब हो गया। श्रुति शांत थी और उसने पल्लवी की तरफ देखा। दीदी, क्या तुम्हें याद है कि जगदीश ने तलाक पर क्यों जोर दिया था? मुझे याद नहीं है। मैंने माँ को सीढ़ियों से नीचे नहीं धकेला, पल्लवी ने कहा। एक पत्थर 1000 लहरें पैदा करता है। रिपोर्टर चौंक गए और जिस तरह से उन्होंने पल्लवी की तरफ देखा वो भी खराब हो गया था। फलक दंग रह गई। उसने अपनी माँ की ओर देखा। उसे अपनी दादी के सीढ़ियों से गिरने के बारे में पता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ ने उसे धक्का दिया था। दीदी, उस समय गवाह और फिजिकल एविडेंस मौजूद थे। 2 मेड्स ने देखा था कि तुम माँ से लड़ रही थी और तुमने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। एक 65 साल की औरत को तुमने सीढ़ियों से धक्का दे दिया और वो हमेशा के लिए कमजोर हो गई। जगदीश ने जो कुछ हुआ उसके कारण तुम्हें तलाक देने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि वो एक ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहते थे जिसने उनकी माँ के साथ इतना गलत किया हो। माँ की हालत पिछले कुछ सालों से सही नहीं है और अगर वो तुम्हें और फलक को देखती तो भड़क जाती। हम फलक को अंदर नहीं आने दे सकती थी। जगदीश ने मुझे तुम दोनों से संपर्क करने से मना किया है। इतने सालों में मैं घर पर माँ की सेवा कर रही हूँ और एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिला। फलक ने तिरस्कार में मुस्कुराया। झूठ, ये झूठ था। माँ और दादी के बीच एक अच्छा रिश्ता था, बिल्कुल माँ और बेटी की तरह। माँ कभी भी दादी को सीढ़ियों से नीचे नहीं धकेल सकती थी। फलक को लग रहा था कि उसकी माँ के साथ अनजाने में बहुत अन्याय हुआ है। किसी ने उसे नहीं बताया। पल्लवी जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आपने अपनी सांस को सीढ़ियों से धक्का दिया था? वो 65 साल की बुजुर्ग औरत हैं। उनके साथ ऐसी क्रूरता के पीछे क्या कारण है? एक रिपोर्टर ने पूछा। पल्लवी ने अपना सिर ना में हिलाया और समझाना चाहा। फलक ने एक कदम आगे बढ़कर खुद को अपनी माँ के सामने खड़ा कर लिया। उसने रिपोर्टर से शांति से कहा, मेरी माँ कभी भी मेरी दादी को सीढ़ियों से नीचे नहीं धकेलेंगी। हम पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। अगर यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहे कि मेरी माँ ने मेरी दादी को धक्का दिया है तो मैं जरूर उसे अदालत में इनवाइटेड करूंगी। प्लीज अपने शब्दों और कार्यों की जिम्मेदारी ले। फलक के भाषण ने चेतावनी दी और रिपोर्टर ने तुरंत अपना माइक वापस ले लिया और इसके बारे में पूछना बंद कर दिया। श्रुति ये देखकर नाराज हो गई थी। उसने शुरू में सोचा था कि वो जनता के सामने पल्लवी की बुरा साबित कर देगी। हालांकि फलक बिल्कुल घबराई नहीं बल्कि डटी रही। फलक इजी टारगेट नहीं थी। फलक ने धीरे से मुड़कर श्रुति को देखा। वो मुस्कुराई। श्रुति आंटी, आपने मेरे माता पिता के तलाक के कारण के बारे में बात की। आपने दादी के सीढ़ियों से लुढ़कने के बारे में बात की। इधर उधर की बातें करना बंद करो। इसके बजाय आपने मेरे पापा से कैसे शादी की इस बारे में बात क्यों नहीं करती? फलक, उस समय तुम्हारी दादी सीढ़ियों से लुढ़क गई थी। एक 65 वर्षीय औरत अचानक खुद की देखभाल करने की क्षमता खो बैठी थी और वो पागलों की तरह सभी को मारती पीटती थी। तुम्हारी दादी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनकी देखभाल करे। तुम्हारे पापा परेशान थे और वो दफ्तर में भी नहीं जाते थे। वो अपना दुख ड्रिंक करके दूर कर रहे थे, जबकि मिश्रा परिवार बिखर रहा था। उसे एक औरत के नेतृत्व की जरूरत थी।
श्रुति ने इसे रैशनल और अप्रोप्रिएट बताया। रिपोर्टर ने सिर हिलाया। श्रुति मैम, संकट के समय सच्ची इमोशंस प्रकट होती हैं। आप बहुत अच्छी हैं। श्रुति ने एक विनम्र मुस्कान प्रकट की। मैं केवल फलक ने उसे बीच में ही रोक दिया। श्रुति अचानक परेशान दिखी। फलक धीरे धीरे रिपोर्टर के सामने चली गई, जिसने श्रुति की तारीफ की। तीखी निगाहों और ऊंची और स्पष्ट आवाज के साथ फलक ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा मुसीबत में मदद करने से किसी की पहचान होती है? क्या अगर ऐसा है तो मेरी माँ ने भी 20 सालों तक इनकी मदद की थी, तो फिर मेरी माँ का क्या हुआ? उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम बताओ, किसे मुसीबत में मदद करनी चाहिए थी? इन्होंने अभी अभी कहा ना कि इनके बीच में 22 साल तक बहनों का रिश्ता चला था। फिर भी उन्होंने मेरी माँ के बजाय नौकरानी के एक तरफा बयान पर विश्वास किया। जब मेरी माँ मुसीबत में थी तब ये क्यों नहीं आए मेरी माँ की मदद करने? लेकिन वो मेरी माँ के हस्बैंड की मदद कर सकती थी। मेरी माँ और पापा के बीच रिश्तों में दरार आ गई थी। इन्होंने मेरे मम्मी पापा का रिश्ता बचाने के बजाय इन्होंने तुरंत मेरे पापा से शादी क्यों कर ली? दादी को उनकी देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत थी ना। क्या मिश्रा परिवार के घर में कोई नौकरानी नहीं है? मेरे पापा ने अपने दुखों को पीकर दूर कर रहे थे, तो क्या इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छा बर्ताव भी नहीं किया? इन्होंने अपने सबसे अच्छी दोस्त की तलाक का फायदा उठाकर दूसरे की शादी में जल्दी से कदम रख दिया। क्या वो मेरे पिता के दिल के पीछे थी या उनके पैसे के पीछे? उन 20 सालों में किस मोड़ पर उसने उन पर नजर डाली? क्या वो इस मौके का इंतजार कर रही थी? इस तरह के शर्मनाक काम के लिए आप लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग पागल हो गए हैं। हाँ, फलक के भाषण पर प्रीत ने तुरंत ताली बजाई। इन लोगों को श्रुति जी इसलिए इतनी महान लग रही है क्योंकि ये लोग भी इनकी तरह हैं। सारे रिपोर्टर का चेहरा पीला पड़ गया था और फिर शर्मिंदगी से लाल हो गया। वो फलक की फटकार से बेहद शर्मिंदा थे। अन्य रिपोर्टर समझ गए और जल्दी से पूछा, श्रुति मैम, ऐसा लगता है कि उस समय आपके इरादे मिले जुले थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपने जगदीश प्रसाद मिश्रा के साथ आपके रिश्ते की शुरू कब हुई? श्रुति मैम, प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं फोकस पर वापस लौटे। क्या मिस अलका आपकी और जगदीश मिश्रा की ही बेटी है? अगर अलका जगदीश मिश्रा की बेटी थी तो बात साफ थी कि श्रुति जगदीश मिश्रा और पल्लवी की शादी के बीच में आई थी। अलका ने देखा कि फलक ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कंट्रोल कर लिया था और वो अपना गुस्सा दबा रही थी। हालांकि सवाल ने अलका की आंखों को चमका दिया। फलक, तुम बहुत भोली हो। दीदी, श्रुति के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो परेशान हो गई और उसके शब्द घुट गए। क्या तुम्हें याद है कि 20 साल पहले एनजी रोड पर क्या हुआ था? एनजी रोड? फलक ने पहली बार इस बारे में सुना था। फलक ने देखा कि उसकी माँ का शरीर अकड़ गया था। उसने नीचे देखा और उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। जिस तरह से उसने श्रुति को देखा वो अपराधबोध से भरा था। फलक का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि श्रुति सही कह रही थी। उसकी माँ के पास एक रहस्य था। श्रुति मैम, 20 साल पहले एनजी रोड पर क्या हुआ था? क्या आप प्लीज इसे क्लियर कर सकती हैं? श्रुति का पूरा शरीर कांप उठा। 20 साल पहले उस रात मैं और मेरी दीदी रोड पर चल रहे थे। तभी अचानक कुछ गुंडे आ गए और वे हमारा बलात्कार करना चाहते थे। उस समय मैं अपनी दीदी को भाग जाने देना चाहती थी, इसलिए मैंने गैंग लीडर को पकड़ लिया और वादा किया कि मैं उनकी ठीक से सेवा करूंगी। उन्होंने मेरी दीदी को जाने देने का वादा किया था, लेकिन मैं वाह, इसने बहुत हंगामा मचा दिया। ये बेतुका था, अविश्वसनीय। श्रुति अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी माँ को बचाएगी? अगर सूरज पश्चिम से उगता है तो मैं मान लूं। पल्लवी जी, क्या श्रुति मैम ने जो कहा वो सच है? 20 साल पहले क्या उसने वास्तव में आपको बचाने के लिए खुद का बलिदान कर दिया था? रिपोर्टर ने पूछा। पल्लवी के भी आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसने जो कहा वो सच था। उस रात 5 से 6 आदमी थे। उनके हाथ में चाकू थे। वे मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। बाद में श्रुति ने उन्हें रोक लिया। मुझमें किसी को धक्का देने की भी ताकत नहीं थी। मैं श्रुति को नहीं बचा सकी, इसलिए मैं भाग गई। मैं मदद के लिए चिल्लाते हुए भागी थी, लेकिन मैं रास्ते में खो गई। मैं श्रुति से माफ़ी चाहती हूँ। मैं जीवन भर उसकी ऋणी रहूंगी। हकीकत में जब मैंने बाद में इसके बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत कमज़ोर थी। अगर मैं काफ़ी बहादुर होती तो मैं वापस आकर श्रुति को साथ ले जाती। फलक ने सुना और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो केवल श्रुति की बात सुन सकती थी। उसकी माँ बहुत दयालु थी।
उसने अपनी कमजोरी के बारे में हिम्मत से बात की, लेकिन उसकी माँ को यह नहीं पता था कि यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसने जो कहा उससे श्रुति को मदद मिली। दीदी, उस समय मेरी स्टेटस बहुत लो और मामूली था, लेकिन मैंने इस वजह से खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोका और कड़ी मेहनत किया। मैंने ऐसा सिर्फ अपनी बेगुनाही की प्रोटेक्ट के लिए किया। मैं कर्तव्यबद्ध नहीं थी, लेकिन मैं आपको बचाने के लिए पीछे नहीं मुड़ी। फिर भी मैंने न तो शिकायत की और न ही पछतावा किया। आप पर मेरा कोई एहसान नहीं था। आपने उसके बाद मुझे पैसे और मेरी सहायता करके मुझे मुआवजा दिया, लेकिन आपको हमारी बहन होने पर संदेह नहीं करना चाहिए था। आज फलक को श्रुति की शक्ति का एहसास हुआ। मुआवजा शब्द ने वर्षों से उसके प्रति उसकी माँ की काइंडनेस को बदल दिया। यहाँ तक कि उसकी माँ द्वारा उसके खिलाफ की गई शिकायतों का भी कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि यह बात सामने आई। दीदी, मैं पिछले 20 सालों से तुम्हारे साथ सच्ची रही हूँ। जगदीश और मैं निर्दोष थे, लेकिन जब तुमने माँ को सीढ़ियों से धक्का दिया तो मैं बहुत निराश हो गई। जगदीश के डिस्ट्रेस्ड होने पर मैं भावुक हो गई। वो बहुत महान इंसान है। तुमने उसकी कदर क्यों नहीं की? तुमने उसका घर क्यों बर्बाद कर दिया? दीदी, मुझे अपनी बेटी को अकेले ही पालना पड़ा। जगदीश ने इसके लिए मुझे नहीं छोड़ा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं कभी थी। उसने अलका को अपनी बेटी जैसा माना। जगदीश और मैं दोनों ही पथेटक लोग थे, जिन्हें बहुत दुख हुआ था। हम बस अपनी बाकी की जिंदगी शांति से गुजारने के लिए साथ आए। फिर श्रुति अचानक दौड़कर आए और पल्लवी के सामने घुटने टेक दिए। वो चिल्लाई, दीदी प्लीज रुक जाओ, मैं मिस्ट्रेस हूँ, ठीक है? जगदीश को चोट पहुंचाना बंद करो और मेरी बेटी को चोट पहुंचाना बंद करो। फलक की आंखें लाल हो गई थीं। ये हकीकत में एक शानदार और सुखद लगने वाला भाषण निकला। श्रुति तथ्यों को सिर पर रखकर बोलने में बहुत माहिर थी। श्रुति ने उसकी माँ का हाथ पकड़ लिया। फलक ने देखा कि उसकी माँ की कलाई लाल हो गई थी और उसने श्रुति का हाथ पकड़ने के लिए अपना शरीर नीचे किया। श्रुति आंटी, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। बोलने से पहले 2 बार सोचो, क्या अलका सच में उस गैंगस्टर की बेटी है? अलका अचानक दौड़कर आए और फलक को धक्का दे दिया। फिर उसने श्रुति को अपने आलिंगन में ले लिया। दीदी, मेरी माँ पर दबाव डालना बंद करो। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ के लिए बहुत कुछ किया है। मैं अपने पिता की बेटी हूँ। मैं हमेशा जगदीश मिश्रा की बेटी रहूंगी। अलका, मुझे बहुत दुख है। मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया। श्रुति ने अलका को गले लगाया और रो पड़ी। पूरा माहौल बेहद कड़वा था। फलक को पीछे धकेले जाने के बाद फलक सीधी खड़ी हो गई। उस समय कमरे की लाइट उसके सामने आ गए थे। बार बार फोटो ली जा रही थी और मीडिया ने एक के बाद एक सवालों की बौछार कर दी। मिस फलक, श्रुति जी और अलका जी ने काफी मुश्किल जिंदगी बिताई है। आपको इनसे इतनी नफरत क्यों है? आपकी माँ ने अपराध बोध के कारण श्रुति जी की मदद की और आप कई सालों से मिश्रा परिवार की सबसे बड़ी बेटी रही हैं। आपको और आपकी माँ को दूसरों के बारे में भी सोचने की कोशिश करनी चाहिए। मिस फलक, यह आपकी माँ का विद्रोह था जिसने उनकी सास को सीढ़ियों से नीचे धकेलकर अपनी खुशी को बर्बाद कर दिया। अब जब मिश्रा परिवार के 3 लोग खतरों और बाधाओं से गुजरने के बाद एक साथ हैं, तो आप उनको क्यों सुकून से जीने नहीं दे रही हैं? मिस फलक, अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। मैडम श्रुति जी ने पल्लवी जी के लिए खुद का बलिदान कर दिया था और सालों तक अपमान सहा है, जो आज के समय में कोई किसी के लिए नहीं करता है। वहां खड़े जर्नलिस्ट एक्साइटेड और जोश में आ गए थे। अगर बॉडीगार्ड वहां नहीं होते तो फलक शायद उनसे घिर जाती। अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई थी और फलक और उसकी माँ को पूरी दुनिया कोस रही थी। फलक ये लड़ाई हार चुकी थी। वो सच में श्रुति से हार गई थी। मेरी बेटी को मत घसीटो इन सब चीजों में, फलक को मत परेशान करो। पल्लवी जी ने देखकर कि फलक को परेशान किया जा रहा है, इसलिए वो आगे बढ़कर सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन अचानक उनके दिल में दर्द महसूस हुआ। क्या हुआ आंटी? प्रीत ने घबराकर पूछा। फलक ने प्रीत की आवाज सुनकर जल्दी से पीछे देखा। उसने देखा कि उसकी माँ ने एक हाथ अपनी चेस्ट पर हाथ रखा था और चेस्ट को दर्द से रगड़ रही थी। माँ, क्या तुम ठीक हो? प्रीत, जल्दी से अस्पताल वापस जाओ। फलक वापस मुड़ना चाहती थी और चले जाना चाहती थी, लेकिन जर्नलिस्ट्स का एक ग्रुप दरवाजे के बाहर उनकी ओर दौड़ पड़ा और उनका रास्ता रोक दिया। ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक बन गई थी। हालांकि फलक के पास उसकी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड का एक ग्रुप था, लेकिन उन्हें आसानी से हटाया जा सकता था। फलक को बेचैनी से पसीना आने लगा। वो अब लोगों से भरे समुद्र में फंस गई थी, लेकिन वो अभी कुछ भी करने में असमर्थ थी। उसी समय एवरीबडी शट अप, हॉल में एक साफ और कोमल आवाज गूंजी। सब लोग अचानक से शांत हो गए।
जल्दी से भीड़ के बीच से एक रास्ता बना दिया गया और अच्छी तरह से ट्रेंड काले कपड़े पहने लोगों का एक ग्रुप अंदर आया और फलक ने पीछे देखा और महसूस किया कि वहां अमन खड़ा था। फलक की आंखों में अचानक चमक आ गई और उसका बेचैन दिल तुरंत शांत हो गया। अमन फलक के पास गया और धीरे से माँ बेटी की जोड़ी को देखा जो अभी भी भीड़ में खड़ी थी। उसने कहा, श्रुति जी 20 साल पहले क्या वाकई एमजी रोड पर आपका रेप हुआ था? क्या सच में किसी ने आपको बचाया नहीं था? पूरी भीड़ हैरान थी और फलक भी उनमें से एक थी। आखिर अमन क्या कहना चाहता था? उसके दिमाग में समझ तो आ रहा था, लेकिन अमन इतना तेज था कि वो उसे पकड़ नहीं पाई। श्रुति और अलका धीरे से उठ खड़ी हुई। श्रुति के चेहरे पर अभी भी उदासी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। आप कौन हैं? क्या आप फलक की तरफ से हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप और कोई सवाल न पूछें। ये सब मेरी गलती है। प्लीज गिव मी सम रिस्पेक्ट। श्रुति के इतना कहने से वहां पर मौजूद सभी रिपोर्टर में फिर हलचल मच गई। अमन ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और एक बॉडीगार्ड ने उसे एक डॉक्यूमेंट दिया। श्रुति जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको कुछ सम्मान के साथ छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं आपको कबूल करने का मौका दे रहा हूँ। मैंने इसकी जांच करने के लिए किसी को भेजा है। 20 साल पहले एमजी रोड के पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग में किसी ने शाम का वो पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा था। मैंने सुना है कि एक प्राइवेट कार पूरे 1 घंटे तक उस रोड पर वहां खड़ी रही थी और कार में कुछ हुआ था। किसी ने कुछ तस्वीरें भी ली थी। फलक को उसी पल सब कुछ समझ में आ गया। क्या षड्यंत्रकारी औरत है? इतनी घटिया है ये, बेशर्मी और हद दर्जे की गंदगी। श्रुति के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। उसकी नजरें अमन के हाथ में रखे डॉक्यूमेंट पर टिकी थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। श्रुति इतनी आसानी से कुछ भी कबूल नहीं करने वाली थी। 20 साल हो गए थे, उसे विश्वास नहीं था कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसके कोई सबूत अभी भी होगा। फलक ने अमन के हाथ से डॉक्यूमेंट लिया। उसने एक पन्ना पलटा और उसकी आंखों की पुतलियां गुस्से से सिकुड़ गईं। डॉक्यूमेंट बंद करके वो आगे बढ़ी और श्रुति को जोर से थप्पड़ मारा। इस तीखे और जोरदार थप्पड़ ने सबको चौंका दिया। वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। और जब किसी ने पूछना चाहा, तो फलक ने श्रुति की नाक की नोक पर इशारा किया और उसे डांटा। What a wonderful actress, श्रुति, हम तो आपसे लगभग धोखा खा चुके थे। अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मेरी माँ, जो इतनी अच्छी फैमिली से आती है, वो कभी रात में बाहर नहीं जाती थी। वो उस रात एमजी रोड जैसे दूरदराज के इलाके में क्यों जाएंगी और उसी रात उनको वहाँ गैंगस्टर्स भी मिल गए। भले ही आप लोग अपने थिएटर एफर्ट से 20 साल की फेम के बाद गैंगस्टरों के एक ग्रुप से टकरा गए हों। वो गैंगस्टर बेशक पहले आपका बलात्कार करना चाहेंगे, उन्होंने मेरी माँ को क्यों पकड़ लिया? फिर भी आपको उसके लिए खुद को बलिदान करने का मौका भी दिया, फलक ने कहा। अमन जब आया तो एक डॉक्टर को साथ लाया था। डॉक्टर ने पल्लवी जी को दवाई का इंजेक्शन लगाया, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और उत्सुकता से पूछा, इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा। यह मामला पिछले 20 सालों से पल्लवी के दिल पर बोझ की तरह बैठी थी, इसलिए वो फलक की बातों को समझ नहीं पाई। वो बहुत घबरा गई थी। माँ, क्या तुम समझी नहीं? उस रात श्रुति जानबूझकर तुम्हें एमजी रोड पर लेकर गई थी। गैंगस्टरों को उसने पहले से ही कह कर रखा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि आखिर में पापा ने श्रुति को बचा लिया था। उस रात उन दोनों ने आपके प्यार और अपने रिश्ते का लिहाज ना रखते हुए अपनी सारी हदें पार कर दी, और इसलिए 1 घंटे तक पापा की कार वहीं खड़ी थी। क्या? पल्लवी फलक को घूरकर देखा और इनकार में अपना सिर हिलाया। इस उथल पुथल ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया था। ऐसा नहीं है, आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। श्रुति थोड़ा घबराई हुई दिखी, लेकिन वो अभी भी चालाकी से खेल रही थी। ओह, गलत समझ रहे हैं। फलक ने अपने हाथ में पकड़े फाइल को अपनी छाती के पास उठाया और उस दिशा में मुंह करके खड़ा कर दिया जहां मीडिया की सबसे ज्यादा लोग थे। वो श्रुति की तरफ शांति से मुस्कुराई। मैं आपके लिए, अपने पापा के लिए, यहाँ तक कि अलका और गोयनका परिवार के लिए भी कुछ इज्जत बचाना चाहती थी। लेकिन चूंकि आप सिर्फ फांसी के तख्ते को देखकर हार मान जाओगी, इसलिए मैं अब उस रात कार में जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें सबके सामने कर देती हूँ। मैं पूरे देश के लोगों को दिखा दूंगी कि उनकी प्यारी इज्जतदार श्रुति मैम कितनी बदचलन है कि वो इतनी बेशर्म और चालाकी भरा काम कर सकती हैं। फलक ने धमकी दी और फाइल खोला। नहीं, श्रुति ने आगे बढ़कर फलक के हाथ में फाइल को कसकर पकड़ लिया।
वो उस रात कार में जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरों को ऐसे पब्लिकली नहीं दिखा सकती थी। अगर ये फोटोज बाहर आ गई तो न केवल जगदीश का मान सम्मान गिर जाता, बल्कि गोयनका परिवार अलका को नहीं अपनाएगा, उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। मैं मानती हूँ कि जगदीश ने ही मुझे बचाया और अलका जगदीश की बायोलॉजिकल्स बेटी है, लेकिन मैंने गैंगस्टरों को वहां आने को नहीं कहा था। वाह! सभी मीडिया रिपोर्टर चौंक गए क्योंकि कैमरे लगातार क्लिक हो रहे थे। प्रीत गुस्से से चिल्लाई, मिस श्रुति, आपने आज रात बहुत झूठ बोला है। क्या आपको लगता है कि अब कोई भी आप पर विश्वास करेगा? चूंकि उन गैंगस्टरों को आपने नहीं बुलाया था, इसलिए प्लीज फलक के पिछले सवालों का जवाब दे। मैं आखिरकार श्रुति के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। तभी रिपोर्टर उसकी ओर दौड़े। मिस श्रुति, आपने बहुत बेशर्मी से धोखा दिया है। आप इतनी साजिश क्यों कर रही हैं? श्रुति मैडम, आपने गैंगस्टर्स को वहां बुलाया और पल्लवी जी को धोखा दिया और जगदीश प्रसाद मिश्रा के साथ नाजायज रिश्ता बनाकर अलका को जन्म दिया, और यहाँ तक कि 20 साल बाद दूसरी औरत के नाम से बचाने के लिए अपने बेशर्मी से इस बात का इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा। हमने बहुत सारे अमीर परिवारों के झगड़े देखे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब हमने आपके जैसी औरत से मिले हैं जो एक चीर से 4 निशाने को मार दिए। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है। फलक, बकवास मत करो। अलका को नहीं पता था कि हालात इस तरह कैसे बदल गए। वो जीत के बहुत करीब थे। यह आदमी कहाँ से आया है? उसने फलक की मदद क्यों की? क्यों? फलक अलका के मुंह खोलने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अलका ने अपना मुंह खोला, उसकी आंखों में चमकते आंसू छलक पड़े। अलका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और तुम्हारी माँ ऐसे होंगे। मैं इतने सालों से तुम्हें अपनी प्यारी बहन की तरह मानती आई हूँ। क्या तुम्हें याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारे बीच कितना प्यार था? फलक ने पूछा और उसने प्रीत को देखा। प्रीत जल्दी से मंच पर चली गई। कुछ ही देर के बाद मंच की बड़ी स्क्रीन पर कई तस्वीरें दिखाई दी। वो फलक और अलका की 18 साल की तस्वीरें थीं, जब वो एक साथ बड़े हुए थे। अलका, ये तस्वीर तब ली गई थी जब हम 4 साल के थे, जब तुम पहली बार मेरे घर आई थी। तुमने जो कपड़े पहने थे उन्हें देखो, वो गंदे, फटे हुए और छेद वाले थे। उसके बाद मैंने तुम्हारे साथ अपने कपड़े, अपने खिलौने शेयर किया था। अलका, ये तस्वीर मेरी 10वीं जन्मदिन की पार्टी में ली गई थी। उस समय तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी प्रिंसेस वाली ड्रेस और क्राउन पसंद है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ये सब तुम्हें दे दिया। ये साफ रूप से मेरी पार्टी थी, लेकिन तुमने प्रिंसेस की तरह कपड़े पहने हुए थी। अलका, मेरे क्लासमेट और दोस्त तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सके, लेकिन मैं तुम्हें पूरे दिन अपने साथ लेकर आया। एक बार मेरे एक अच्छे दोस्त ने तुम्हें थोड़ा डांटा। तुमने तुरंत एक पत्थर उठाया और उस दोस्त के सिर पर मार दिया। आखिर में मैं ही माफी मांगने गई थी। फलक ने अपने गालों पर बहते आंसुओं के साथ यह सारा हिस्ट्री एक्सपोज कर दिया, जिससे अलका को वहां खड़े लोगों की बुराई और मजाक का सामना करना पड़ा। अलका को देखो, दूसरों का खाना खा रही है, दूसरों के कपड़े पहन रही है, दूसरों से चूस रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पता चलता है कि उसका दिल हमेशा से काला रहा है। वो कितनी उम्र की थी जब उसने उस लड़के का सिर तब तक कुचला जब तक कि खून नहीं बहने लगा। हाँ, मुझे लगता है कि फलक और अलका की कहानी उनकी माँ की कहानी से मिलती जुलती है। ये किसान और सांप की कहानी की मिलता जुलता है। अलका का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। फलक ने देखा कि वो जो चाहती थी वो हासिल हो गया है और धीरे धीरे अपने आंसू रोक लिए। मेरी माँ और मैंने बहुत कुछ सहा है क्योंकि हम इतने सालों तक इन लोगों को समझ नहीं पाए। हम इसके लायक हैं। मैं आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप श्रुति आंटी के बारे में जैसा चाहें लिख सकते हैं, लेकिन मेरी माँ को इसमें शामिल न करें। उनकी सेहत ठीक नहीं है और हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ है। मिस फलक, चिंता मत करो, हमने आज श्रुति मिश्रा के कैरेक्टर को देखा और समझा है। मीडिया आपको जस्टिस देगा और हम पल्लवी जी को एक शांतिपूर्ण जीवन भी देंगे, एक रिपोर्टर ने चिल्लाया। फलक ने आभार से सिर हिलाया। वो पल्लवी के पीछे गई और उसकी व्हीलचेयर को धक्का दिया। माँ, चलो। फलक ने एक कदम आगे बढ़ाया। 1 मिनट रुको, श्रुति आई, सब खत्म हो गया है। प्लीज मुझे तस्वीरें वापस दे दो। ठीक है, चूंकि तुम इसे चाहती हो, मैं तुम्हें दे दूंगी। फलक ने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत खुशी से सहमति जताई। उसने फोल्डर श्रुति को सौंप दिया। श्रुति ने इसे प्राप्त किया और फोल्डर खोला। समय रुक गया था। श्रुति ने खाली कागज को देखा और उसका सिर धड़ से फट गया। वो उनकी चाल में फंस गई थी। हाँ, मेरे पास हकीकत में कोई सबूत नहीं है। अभी आप किस बात को लेकर दोषी महसूस कर रही थी?
फलक हल्के से हंसी और लोगों के एक ग्रुप के साथ चली गई। श्रुति, आपको और क्या कहना है? जैसे ही फलक और अन्य लोग चले गए, रिपोर्ट ने जल्दी से श्रुति को घेर लिया और अब हर कोई उसे अलग अलग तरीके से संबोधित कर रहा था। माँ, अलका चिल्लाई। श्रुति इतनी गुस्से में थी कि वो वहीं बेहोश हो गई। लग्जरी बिजनेस कार में फलक, जो पिछली सीट पर बैठी थी, उसने सामने की सीट पर बैठे अमन को देखा और पूछा, मिस्टर अमन, आप यहाँ क्यों आए? ये प्रेसिडेंट ही थे जिन्होंने मुझे बुलाया था। हालांकि प्रेसिडेंट एक मीटिंग में थे, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस की जानकारी ले रहे थे। जब श्रुति ने एमजी रोड के बारे में बात की, तो प्रेसिडेंट ने लगभग सब कुछ अनुमान लगा लिया था और मुझे इसकी जांच करने के लिए कहा था। दुख की बात है कि 20 साल पहले हुई किसी घटना को इतने कम समय में खोजना आसान नहीं था। हम केवल एक आई विटनेस से जान पाए कि उस रात सड़क किनारे एक प्राइवेट कार खड़ी थी। फलक ने सिर हिलाया। कॉन्फ्रेंस में श्रुति ने अचानक 20 साल पहले हुई एक घटना का जिक्र किया, जिससे फलक घबरा गई थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि श्रुति के पास इतना बड़ा तुरुप का पत्ता होगा। फलक लगभग हार चुकी थी। ये देखते हुए कि अमन को उस स्थान पर पहुंचने में केवल 20 मिनट लगे थे, वो इंसान जो 20 मिनट में ये पता लगाने की क्षमता रखता था कि वहां एक प्राइवेट कार थी, पॉसिबली वो संस्कार ही होगा। क्या वो अपनी मीटिंग में बिजी नहीं थे? और वो बिजी होने के बावजूद भी उसके मामलों के बारे में चिंतित था। प्रेसिडेंट ने मुझे एक खाली फाइल यहाँ लाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि मैडम समझ जाएंगी। मैडम, आपने बहुत अच्छा काम किया, अमन ने तारीफ करते हुए कहा। उनके हाथ में कोई सबूत नहीं था, लेकिन फलक बहुत बुद्धिमान थी और उसने श्रुति के साथ दिमागी लड़ाई लड़ी। चूंकि वो मीडिया के सामने डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोज करने जा रही थी, इसलिए ये जीतने या मरने की लड़ाई थी। इसके लिए अद्भुत साहस की आवश्यकता थी। फलक ने बहुत अच्छा काम किया था। अमन से तारीफ किए जाने के बाद फलक को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं लगभग हार ही गई थी। लकीली मिस्टर अमन बचाव के लिए आ गए। मिस्टर अमन, थैंक यू, अमन ने विनम्रता से हंसते हुए कहा। मैं मैडम का थैंक यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यदि आप थैंक यू कहना चाहती हैं, तो बेहतर होगा कि आप जाकर प्रेसिडेंट से कहें। फलक का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। पल्लवी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और राहत और अफसोस के साथ कहा, फलक, ये सब मेरी गलती है। अगर संस्कार न होता तो तुम मेरी वजह से हार जाती। इसके बाद पल्लवी हमेशा अपने दामाद की तारीफ करते हुए नहीं थकेगी। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। मैं बस दुखी हूँ। आपने मुझे 20 साल पहले की घटना और दादी के बारे में क्यों नहीं बताया? फलक ने पूछा। पल्लवी के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। फलक, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना नहीं चाहती थी, बल्कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। वो समय मेरे जीवन का सबसे बुरा और मतलबी समय हुआ करता था। मैं अपने उस रूप का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकी। तुम्हें इसके बारे में बताना तो दूर की बात है। लेकिन फलक, मैंने सच में तुम्हारी दादी को सीढ़ियों से नीचे नहीं धकेला था। 8 साल की उम्र में तुम्हारी दादी मुझे अनाथालय से मिश्रा परिवार में लाई थी, जगदीश की दुल्हन बनाकर। तुम्हारी दादी और मैं माँ और बेटी का रिश्ता था। अगर मेरे सामने मौत भी खड़ी होगी तो भी मैं माँ के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। हाँ माँ, मुझे तुम पर यकीन है, फलक ने राहत भरी आवाज में कहा। अपनी माँ के कांपते हुए कंधों को थामे हुए वो बोली, चिंता मत करो, मैं इस मामले के बारे में पता लगाऊंगी। मैं जल्दी ही असली अपराधी को ढूंढूंगी जिसने दादी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, और तुम्हारी बेगुनाही को साबित करूंगी। पल्लवी ने प्रीत द्वारा दिए गए टिश्यू को लिया और अपने आंसू पोंछे। उसने ऊपर देखा और झिझकते हुए पूछा, फलक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा को पता है कि श्रुति ने 20 साल पहले उन गैंगस्टरों को काम पर रखा था? क्या तुम्हारे पापा को पता था कि उनके साथ धोखा हुआ था? फलक ने अपनी माँ की कोमल आंखों में धीरे से देखा। माँ, अब आप जो सवाल पूछ रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। भले ही उस रात श्रुति ने डैड को बहकाया हो, लेकिन किसी ने भी उन्हें श्रुति के साथ रिश्ता बनाने के लिए मजबूर नहीं किया था। टू बी कंटिन्यू।